हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार, और आपका स्वागत करता हूं एक नई सीरीज़ के साथ। भारतीय न्याय संहिता, जो अब तक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो प्रेजेंट में भी है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने केवल एक बिल पास किया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 2025 में, 26 में, 27 में वो एग्ज़ाम देंगे, तो तब तक ये बिल एक एक्ट के रूप में हो जाएगा। अगर आज प्रेजेंट में हमें आईपीसी पढ़नी है तो आईपीसी नहीं, बीएनएस पढ़नी होगी, यानी द भारतीय न्याय संहिता। और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है, इसकी शुरुआत करता हूँ, क्योंकि जो आईपीसी है उसमें कुछ बदलावों के साथ ही बीएनएस आ गई है। ठीक है, तो ये पढ़ना इतना कठिन नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही बदल करके आ गई है। लेकिन जैसा कि आगे के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एक नई पुस्तक के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। और इस एक्ट की जो शुरुआत है, मैं आपको आज बता देता हूं कि इसमें किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, कि आपको किस चीज़ में किन अपराधों के बारे में पता होना चाहिए, किन अपराधों की सजाओं के बारे में पता होना चाहिए, इस नए अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, द भारतीय न्याय संहिता 2023 2023 का ये अधिनियम है कि 2023 का विधेयक संख्यांक, अभी ये अधिनियम संख्यांक नहीं है, यानी एक्ट की संख्या नहीं है, विधेयक यानी अभी ये एक बिल ही तो है। लेकिन जब तक हमारा एग्जाम आएगा 2025-26 तक, या प्रेजेंट में भी कि कुछ समय बाद अगर ये आ जाए, तो ये बिल से आप एक्ट के रूप में ही देखेंगे। जो फॉर्मेट है, जो सेक्शंस के नंबर्स हैं, जो चैप्टर का नंबर है, वो सब कुछ बदल जाएगा। अगर वो मैटर सेम भी है तो वो चीज़ें हम क्यों ना नए पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ें। यूट्यूब पर या अन्य स्थानों पर आपको पुराने तो तभी भी मिल जाएंगे, लेकिन नया जो एक बिल्कुल लेटेस्ट एक्ट जो हमारा आया है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो न्यू आईपीसी बिल, जिससे आपको पता लग जाए कि ये आईपीसी का नया वर्जन है। नाम तो इसका द भारतीय न्याय संहिता, एक पॉजिटिविटी का ये प्रतीक है न्याय शब्द, क्योंकि जहां हम द भारतीय दंड संहिता की बात करते थे, वहां भारतीय न्याय संहिता, न्याय देने का कार्य अब हमारे इस अधिनियम द्वारा किया जाएगा। अभी तो ये विधेयक है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे एक अधिनियम के रूप में स्वीकारेंगे। 2023 का कौन सा विधेयक संख्यांक है, इसका अर्थ समझिए कि सन 2023 में जितने भी बिल पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें द भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो है, वो कौन सी संख्या पर आया, कि वो बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया वो कौन सी नंबर पे था, तो वो 121वें नंबर पर था। ठीक है ना, यही इसका अर्थ है। जब ये अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा तो यह अधिनियम संख्यांक हो जाएगा। इसके बाद कि इस अधिनियम में क्या पिछले जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें कितने अध्याय थे और इसमें क्या बराबरी है? नहीं, उसमें अध्याय थे 23, और जबकि इसमें अध्याय मात्र 19 रह गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता में जो अब अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपके 19 चैप्टर्स अब हैं। सेक्शन पहले आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, 511 सेक्शंस, और यहां पर 356 धाराएं। ठीक है ना, 356 सेक्शंस अब भारतीय न्याय संहिता में हैं। इसके बाद संहिता का नाम और परिभाषाएं। अब मैंने बताया है कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको बताया गया है, किस विषय में बताया गया है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। केवल ये नहीं कि हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया, किताब का नाम देख लिया, भारतीय न्याय संहिता, हम देख लें कि इसमें क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, किन किन चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि संहिता का नाम और परिभाषाएं इसमें दी गई हैं बहुत सारी, कि संहिता का क्या नाम होगा। तो मैंने बता ही दिया कि भारतीय न्याय संहिता इस संहिता का नाम है, और परिभाषाओं में बहुत सारे खंड ऐसे मिलेंगे कि न्यायाधीश, न्यायालय, सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक, ये क्या चीजें होती हैं, जीवन मृत्यु। ठीक है ना, तो जीव जंतु, इन शब्दों का विधि में क्या स्थान है। जो आईपीसी थी, जो अब बीएनएस बन गई है, उसमें क्या इसका अर्थ हम लेंगे, तो वही लेंगे जो इस अधिनियम में होगा।
अभी तो ये विधेयक है, अधिनियम जल्द ही बन जाएगा। तो संहिता का नाम और परिभाषा हम समझ गए कि इसका नाम भी इसमें मिलेगा। परिभाषाओं के तौर पर न्यायाधीश कौन है, न्यायालय कैसे कार्य करता है, वो सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद दंडों के विषय में, दंड कौन कौन से दिए जाएंगे। पहले अपराध नहीं दंड दे दिए कि अपराध आगे जो होंगे वो कौन कौन सी सजाएं उनमें दी जा सकेंगी, तो इसे पहले ही बता दिया गया है। तो इसे हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि इसमें मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, जुर्माना है, और एक नया दंड भी इसमें जोड़ दिया गया है जो सोशल सर्विस है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद साधारण अपवाद, कि कोई अपराध करने के बाद भी अपराध ना हो, क्या ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं? तो हाँ, ऐसी परिस्थितियां हम इस अधिनियम के द्वारा पढ़ने वाले हैं। फिर भी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि यदि आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी तो वो हत्या हो जाता है, एक साधारण भाषा में देखें तो। लेकिन यदि वही व्यक्ति आपको मारना चाहता था और उसके बचाव में आपने, यानी प्राइवेट डिफेंस में आपने उसे मारा है, तो वो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, जो अगला ही पॉइंट है, के रूप में, साधारण अपवाद के रूप में आपको अपराधी ना मानते हुए किसी भी प्रकार का कोई दंड आपको अपराधी ही नहीं माना जाएगा, दंड भी नहीं दिया जाएगा। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक प्रयत्न, ऐसे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर इन्हें भी सम्मिलित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि दुष्प्रेरण कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काता है अपराध करने के लिए, उसके साथ प्लानिंग करता है अपराध करने के लिए, या आपराधिक प्रयत्न करना कि अपराध करने की ओर अपना कदम बढ़ा देना, ये सब भी अपराध जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों को ध्यान में रखते हुए, जो कहीं भारतीय दंड संहिता में बिल्कुल आखिरी में थे, इन्हें शुरुआत में रख दिया गया इस अधिनियम में, और कहा गया कि इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाएगा कि स्त्रियों और बालकों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर किस तरह से हम बंदिश लगा सकें, उन्हें रोक सकें, और उनकी सजाओं को बढ़ा करके समाज से इन अपराधों को हम सदा के लिए हटा दें कि अपराध ही ना हो। तो इस पर काफी कार्य किया गया है और आशा है कि इस अधिनियम के द्वारा हम इसे और अच्छी तरह से जान सकेंगे। इसके बाद विवाह संबंधी अपराध, विवाहों से संबंधित अपराध जैसे द्विविवाह, दूसरी शादी करना, ये भी एक अपराध में आता है, और दहेज मृत्यु, ये भी कहीं ना कहीं एक विवाह से संबंधी अपराध है, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में आपराधिक मानववध आ जाता है, हत्या आ जाती है, मानव शरीर के विरुद्ध चोट पहुंचाना यानी उपहति आ जाती है। यही है कि हत्या, उपहति और आत्महत्या का प्रयत्न को भी, कि आत्महत्या की संख्याओं को देखते हुए इसे भी एक अपराध के रूप में स्वीकारा जाता है कि आत्महत्या करना अपने आप में एक अपराध है। तो ये वाला टॉपिक भी इस भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किया गया है। मानव शरीर के विरुद्धों के अगर और आगे बढ़ाएं तो व्यपहरण, अपहरण, एब्डक्शन और किडनैपिंग जो है वो भी इसमें सम्मिलित की गई है कि वो कैसे होती है, कब वो अपराध बन जाता है, ये सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद राज्य के विरुद्ध अपराध, कि अपने ही देश के विरुद्ध हम दूसरे देश तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, शत्रु राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं, ऐसे जो अपराध हैं, जो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी जो अपराध हैं, उनके लिए भी दंड की क्या सजा होगी, वो किस तरह से माना जाएगा कि वो अपराध है, तो वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद निर्वाचन संबंधी, जब चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले अपराधों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि कोई व्यक्ति कब निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल करके अपराध कर देता है। इसके बाद सिक्के नोट संबंधी अपराध, ये अपराध भी भारत के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आपका राष्ट्र जिस करेंसी पर चल रहा है, हमारा देश रुपये पर चल रहा है, और कोई दूसरा राष्ट्र या राष्ट्र विरोधी जो संगठन है वो हमारे देश के मुद्रा के नकली छाप करके हमारे बाजार में चला रहे हैं, जिससे हमारे राष्ट्र की, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप हो जाती है। तो सिक्के नोट संबंधी अपराधों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लोक प्रशांति के विरुद्ध, कि लोगों को प्रॉब्लम हो, लोगों को दिक्कतें आए, तो ऐसे अपराधों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
लोक स्वास्थ्य संबंधी अपराध। लोक स्वास्थ्य संबंधी अपराध जैसे मेडिकल का हो सकता है, और आपका फूड अडल्ट्रेशन जो एक एक्ट अलग से भी बना हुआ है, लेकिन ये एक कॉमन, एक बेसिक जो हमारा एक्ट है भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी ये चीजें सम्मिलित की गई हैं। इसके बाद धर्म संबंधी अपराध, कि धर्म के विरुद्ध अगर हम किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, उसे कोई बढ़ावा देते हैं, फालतू कोई तवज्जो देते हैं, तो वो भी इसमें सम्मिलित की गई है कि ऐसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध में चोरी, लूट, डकैती, ठीक है ना, आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग, ऐसे अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। कि चोरी से क्या समाज में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, चोरी का सामान खरीदना, चोरी का सामान बेचना, ये सब भी, क्योंकि चोरी का सामान अगर बिकेगा नहीं तो चोरी की भी नहीं जाएगी, इसलिए सारे ही रास्ते बंद करने के लिए ये और जो चीजें हैं उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है अपराधों की श्रेणी में। इसके बाद आपराधिक अभित्रास, अपमान और मानहानि, कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, उसका अपमान करता है, उसके मान सम्मान का वो बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे अपलेख को, अपमानजनक अपवचनों को भी अपराध में शामिल किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता में ये प्रयत्न किया गया है, ये प्रयास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि न करे। तो शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मानहानि, ये ऐसे सभी अपराधों को जो मोटे तौर पर देखे जा सकते हैं समाज में, भारतीय न्याय संहिता में सम्मिलित किए गए हैं। और इन्हें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि एक एक अपराध समाज में किस तरह से एक नकारात्मक प्रभाव डालता है और किस तरह से हम इनसे लड़ सकते हैं, इनके विरुद्ध जो दंड का प्रावधान है, दंड दिला करके समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इल्लीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।